गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा है आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित हो। लास्ट टाइम अपन एसएसटी हिस्ट्री के अंदर चैप्टर 2 ट्रेड टू टेरिटरी के अंदर स्टडी कर रहे थे और इसमें अपन आज आगे स्टडी करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 22 पे आ जाइए। इसमें अपन लास्ट पैराग्राफ पे थे। इन द अर्ली 19th century the British began to develop the uniform military culture। 19वीं शताब्दी के अंत में द ब्रिटिश बिगेन टू डेवलप ए यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। ब्रिटिश ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर संस्कृति को स्टार्ट कर दिया या डेवलप किया। सोल्जर्स वर इंक्रीजिंगली सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग, और जो सोल्जर्स थे वो यूरोपियन स्टाइल में ट्रेनिंग ले रहे थे। उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने बढ़ोतरी की। ड्रिल एंड डिसिप्लिन दैट रेगुलेटेड देयर लाइफ फार मोर देन बिफोर। तो पहले से इनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही डिसिप्लिन हो गई और वो रेगुलेट हो गई, अच्छे तरह से उनकी लाइफ ड्रिल करने लगी या चलने लगी। Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building the force of professional soldiers। और जो प्रॉब्लम्स थी किसकी, कास्ट और कम्युनिटी की, इन प्रॉब्लम को इग्नोर किया जाने लगा बिल्डिंग्स में प्रोफेशनल सोल्जर्स के द्वारा। कुड इंडिविजुअल्स सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजियस फीलिंग्स, और जल्दी ही कास्ट और रिलीजियस फीलिंग्स को छोड़ दिया गया। वुड दे सी देमसेल्व्स ओनली एज सोल्जर एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज, और वे सभी लोग एक सोल्जर्स के रूप में अपने साथ में रहने लगे और एक कम्युनिटी के मेंबर के रूप में ना रहकर वो एक सोल्जर के रूप में साथ में रहने लगे। व्हाट डिड द सिपॉइज फील, और जो सिपॉइज थे या फिर सिपाही थी उनकी क्या फीलिंग थी। हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी, और इन लोगों ने किस प्रकार से रिएक्ट किया जब इनके जो जीवन था और इनकी जो पहचान थी इनमें बदलाव के कारण। That is their sense of who they were। The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the sepoys। जो 1857 की क्रांति थी, इसके बाद में हमें दुनिया में बहुत सारे सिपोही और बहुत सारे सिपाही मिले। You will read about this revolt in chapter 5। आप इस क्रांति के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ोगे। Conclusion। Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रांसफॉर्म हो गई एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में। The arrival of new steam technology in the early 19th century also added this process। और जो नई स्टीम टेक्नोलॉजी थी वो भी 19वीं शताब्दी के पहले इस प्रोसेस में ऐड हो गई या जुड़ गई। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी। और इस शताब्दी में जब छठे और 8वें महीने में कई लोगों ने भारत में समुद्र के द्वारा ट्रेवल किया। स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks। और जो स्टीम शिप्स होती थी इसमें जो टाइम टेकन था वो कम हो गया, 3 गुना टाइम कम लेने लग गई थी। इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज टू कम टू अ फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। जो ब्रिटिश लोग जो इंडिया में बाहर से आए थे उनको टाइम कम लगने लग गया। By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent। 1857 में जब कंपनी ने आई तो कंपनी ने 63% तक तो राज्यों को अपने अधीन कर लिया है। 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और जो भारतीय उपमहाद्वीप थे उनकी 78% जो जनसंख्या थी उन पे इन्होंने अधिकार कर लिया। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने combined with its direct influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control। और जो बचे हुए जो क्षेत्र थे या फिर राज्य थे
इनकी पॉपुलेशन को, जो देश की पॉपुलेशन थी, इनको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही इन्होंने अपना कंट्रोल जमा लिया, अपना कंट्रोल बना लिया। Elsewhere slave trade in South Africa, जब स्लेव व्यापार हुआ कहां पर? साउथ अफ्रीका के अंदर। द डच ट्रेडिंग शिप्स रीच साउथर्न अफ्रीका इन द 17th सेंचुरी। डच ट्रेडिंग जो शिप्स थी वो दक्षिणी अफ्रीका के अंदर 17वीं शताब्दी के अंदर पहुंची। सून अ स्लेव ट्रेड बिगेन। सून अ स्लेव ट्रेड बिगेन, वो जल्द ही एक स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो गया, एक व्यापार स्लेव का था वो स्टार्ट हो गया। पीपल वर कैप्चर, लोग कैप्चर या पकड़े जाने लगे। चेन एंड सोल्ड इन स्लेव मार्केट, और जो स्लेव मार्केट के अंदर जो स्लेव्स होते, जो पत्थर होते थे ना, इनको बेचने के कारण जो इलीगल तरीके से लोग इसमें व्यापार करने लग गए थे, इसके कारण लोगों को कैप्चर किया गया, पकड़ा गया। When slavery ended in 1834, जब स्लेवरी का समापन हुआ 1834 के अंदर, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape. 36,774 प्राइवेटली जो मालिक थे स्लेव्स के, वह लोकेट हुए कहां पर? अफ्रीका के अंदर, जो साउथ एरिया के अंदर पाए गए। A visitor to the Cape in 1824 has left a moving account of what he saw at a slave auction. Having learned that there was to be sale of cattle, farm stock, etc. by auction, he halted our wagon for the purpose of procuring fresh auction. Among the stock was a female slave and her 3 children. The farmers examined them as if they had been so many head of cattle. They were sold separately and to different purchasers. The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast heart-rending look upon her children, and the simplicity and touching sorrow of the poor young ones while they clung to their distracted parent, contrasted with the market insensitivity and jocular countenances of the spectators. ये कोटा लिखा गया था नाइजल वर्डन के द्वारा। द चेंज दैट ब्लाइंड अस अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट केप 1996, जो एक स्लेवरी के बारे में कैप्चर किया गया था 1996 के अंदर। Let's imagine you are living in England in the late 18th or early 19th century. आपको इमेजिन करना है कि आप इंग्लैंड के अंदर रहते हो, जो 18वीं या 19वीं शताब्दी के अंदर आप रह रहे हो। How would you have reacted to the stories of British conquest? तो आपको किस प्रकार से जो ब्रिटिश स्टोरीज मिली, वो किस प्रकार से मिली इंडिया के बारे में, और वहां पे क्या बातें चल रही थी ब्रिटिश के अंदर या ब्रिटेन के अंदर, जहाँ इंग्लैंड में है ना, ग्रेट ब्रिटेन जो इंग्लैंड है, वहां पे क्या बात चल रही थी। Remember that you would have read about the immense fortunes that many of the officials were making. और कई प्रकार के जो इमेंस फॉर्चून्स हुए, ऑफिसर्स जो बनाए गए, वो किस प्रकार से बनाए गए, किस प्रकार से उन्होंने रिपोर्ट बनाया, किस प्रकार से यहाँ पे इंडिया में शासन किया, उसके बारे में क्या क्या बातें हो रही थी। आप इमेजिन करो कि आप इंग्लैंड में हो, तो वहां पे क्या बात हो रही होगी अपने देश के लिए। ट्रेडिंग की, ऑब्वियसली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ से जो चीप कॉस्ट में माल परचेज किया और इंग्लैंड में लाके हम हायर कॉस्ट में ये जो गुड्स है वो सेल कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ होगा। तो एक प्रकार से जो इंग्लैंड में आप रह रहे हो, तो वहां के लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया इंडिया की तरफ से। मैच द फॉलोइंग, आपको
मैच करना है। दीवानी को मैच करोगे आप, राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान। फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट रानी छनामा। लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन किटूर। एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट करी थी इन्होंने किटूर के अंदर रानी छनामा ने। सिपाही या सिपोए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनमें इनकी जो सोल्जर्स होते थे इनको सिपोए बोलते थे और अपने हिंदी में सिपाही बोला जाता है। इस तरह से आपको मैच द कॉलम्स करने, इन कॉलम्स को आप मैच करोगे इस तरह से, जिस तरह से इसमें मैच किया हुआ है। Next, fill in the blanks. The British conquest of the Bengal began with the Battle of Plassey. British conquest जब स्टार्ट हुआ वो बंगाल के अंदर कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के साथ स्टार्ट हुआ था। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। हैदर अली और टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के। फर्स्ट में आपको लिखना है प्लासी। सेकेंड में आपको लिखना है मैसूर। सी डलहौजी इंप्लीमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ लेट्स। सी में आपको लिखना है लेट्स। डी मराठा किंगडम्स वर लोकेटेड मेनली इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मराठा जो राज्य है वो मेनली मुख्य कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ वेस्टर्न भाग में, भारत के साउथ वेस्टर्न भाग में। इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स भी कंप्लीट करने हैं। ए द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। मुगल एम्पायर 18th सेंचुरी में स्ट्रॉन्गर हुए थे क्या? नहीं। ए में आपको फॉल्स लिखना है। बी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडिंग विद इंडिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही एक ऐसी कंपनी थी जो यूरोपियन कंपनी थी जो भारत में ट्रेड करने आई थी। एक इकलौती ऐसी कंपनी थी क्या? नहीं। इनके अलावा और भी कई कंपनियां आई थी यूरोप से। सी महाराजा रणजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब। ट्रू, महाराजा रणजीत सिंह शासक थे पंजाब के। The British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. False. British did introduce administrative changes in the territories they conquered. ब्रिटिश जो लोग थे इन्होंने तो इंट्रोड्यूस किया था प्रशासन को। प्रशासन में जो बदलाव हुए थे अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, उनको इन्होंने तो इंट्रोड्यूस किया था। तो कुछ अपन को बेनिफिट भी हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से। आपका आज का होमवर्क यही है, आपको मैच द फॉलोइंग और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स कंप्लीट करने हैं। और आपको मैंने क्वेश्चन लेट्स इमेजिन वाला भी समझाया था कि आप इंग्लैंड के अंदर हो तो आप वहाँ पे किस प्रकार से कन्वर्सेशन हो रहा हो कि इंडिया में किस प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस प्रकार से आपने ट्रेड कर रही है और कैसे यहाँ से बेनिफिट ले रही है। इसके बारे में आपको इंटरनेट की मदद से सर्च करके इसका आंसर लिखना है और ये क्वेश्चन भी आपको नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है। आगे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर अपन
नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।